लग एक घर से भगाया हुआ ठरकी बुड्ढा है जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट असासिन भी है। वो एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसे एक किलर की तरह बड़ा किया था वही उसकी जान ले लेती है। वो खुद को एक मैजिकल दुनिया में पाता है जहां उसकी मैजिकल एबिलिटीज कहीं ज्यादा ओवरपावर्ड होती हैं। वो अपनी लास्ट असासिनेशन के लिए अपनी स्किल्स को लेवल अप करता है और इस मिशन में उसके साथ उसकी दो बीवियां हैं। पर इन सारी घटनाओं से पहले लग को माफिया के टॉप मेंबर्स को मारने का मिशन दिया जाता है जहां वो काफी दूर से ही अपनी स्नाइपर राइफल से एक के बाद एक सभी को मारता जाता है। और इस दौरान उसके साथ एक नई पार्टनर भी है जो उसे टारगेट्स की लोकेशन बता रही है। वो माफिया के बॉसेस को मारता जाता है, वो भी बिना एक भी शॉट मिस किए। और जब वो कार के पीछे छुपने जाते हैं इससे भी लग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी साइड किक उनकी लोकेशन बता देती है और लग कार की दूसरी तरफ से ही उन्हें मारना शुरू कर देता है। तभी लग खड़ा होकर वापस जाने लगता है और लड़की से कहता है कि उनका मिशन पूरा हो चुका क्योंकि जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था उन्होंने माफिया के टॉप लीडर्स को मार डाला है। पर वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो वहां के सभी माफिया मेंबर्स को मारने आए हैं। वही करते हैं जो हमें कहा जाता है। हम कोई हीरोज नहीं है, ना हम ऑर्डर से ज्यादा कुछ करते हैं ना ही कम, और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लड़की उससे पूछती है कि ऑर्गेनाइजेशन भला सिर्फ लीडर्स को ही मारने को क्यों कहेगी। लग कहता है कि क्योंकि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करना चाहती है जिसमें उन्हें माफिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो सिर्फ लीडर को मारना चाहते हैं ताकि वो मेंबर्स का यूज कर सकें। वो वहां से जा ही रहे थे तभी लग एक ड्रोन को नोटिस करता है जो कि उन्हें ही ट्रैक कर रहा था। लग उसे जल्दी से कार में बैठने का ऑर्डर देता है और वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। लग उसे बताता है कि उनका नया मिशन उस ड्रोन से बचना है क्योंकि उसे उनकी ही जान लेने के लिए भेजा गया है। ड्रोन उनका पीछा करना जारी रखता है और लग समझ जाता है कि अगर वो इस कार में रहे तो उनकी मौत पक्की है। वो उसे एक गन को अटकाकर उसे वायर से बांधने को कहता है और वो गाड़ी के एक्सीलरेटर को दबा देता है ताकि वो अपने आप आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद वो दोनों ही गाड़ी से कूद जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी मिलिट्री व्हीकल्स उनकी गाड़ी का पीछा करना जारी रखते हैं और जो गन उन्होंने बांधी थी वो मिलिट्री के ऊपर अपने आप ही फायर करती रहती है। तो इसके जवाब में मिलिट्री भी फायर करती है जिससे वो गाड़ी धमाके में उड़ जाती है और उन्हें भनक भी नहीं होती कि लग और उसकी साथी उसमें थी ही नहीं। दूसरी तरफ वो दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं और जब रास्ता क्लियर हो जाता है वो लग से वापस बेस में चलने को कहती है, पर लग ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो ड्रोन अभी भी आसमान में है और वो उनके हीट सिग्नेचर्स को सेंस कर लेगा। तो वो दिन में यहाँ से जाएंगे क्योंकि तब ड्रोन के इंफ्रारेड कैमरास ढंग से काम नहीं करेंगे। आगे वो देखता है कि कूदने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी तो वो उसकी पट्टी कर देता है। इसके बाद वो दोनों रेस्ट करने लगते हैं, पर उस लड़की को कुछ ज्यादा ही पंचायत थी और वो लगातार उससे सवाल पूछती रहती है। वो उसे मुंह बंद रखने को कहता है और बताता है कि ये उसकी लास्ट जॉब थी, इसके बाद वो रिटायर होने वाला है, जिसके बाद वो उस जैसे नूबड़े असासिन्स को ट्रेन करेगा। पर ये सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है कि वो कोई नूबड़ी नहीं है, वो अपनी क्लास में सबसे टॉप पर थी। अगर तुम थी अपनी क्लास की टॉप, बाकी के स्टूडेंट्स तो शायद एक मेढक को भी नहीं मार पाएंगे। इसके बाद वो दोनों बहस करने लगते हैं, पर तभी वो उसकी गन निकाल कर उसके ही खाली माथे पे रख देता है। यही है तुम्हारी टॉप असासिन्स की स्किल। तुम तो अपनी गन को मुझसे बचा भी नहीं पाई। तुम्हें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा? वो बेचारी डर के मारे वहां से हिल भी नहीं पाती। इसके बाद लग उसकी गन वापस कर देता है और साइड में जाकर सो जाता है। पर थोड़ी देर बाद ये सातवीं फेल उसी के ऊपर गन तान देती है और लग के ही डायलॉग उसे ही सुनाने लगती है। लेकिन लग को यकीन है कि वो उस पर गोली नहीं चलाएगी और वो उसके पूछने पर बताता है कि उसे गन वापस करने से पहले उसने गोलियां निकाल ली थी। सुबह होने के बाद वो दोनों अपने बेस में वापस पहुंच जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करते हैं। वो उसे एक ड्रॉअर के बारे में बताते हैं जिसमें उन्हें इस कंट्री से बाहर जाने के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अंदर 2 फेक पासपोर्ट्स हैं और जापान वापस जाने के लिए 2 टिकट्स। रात को वो दोनों अपनी फ्लाइट में बैठ जाते हैं और लग अपने फ्यूचर में इंस्ट्रक्टर बनने के सपने को देखने लगता है। लेकिन तभी प्लेन में बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस होने लगती है और वो अपने बगल के पैसेंजर में देखता है कि उनकी प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ तो कोई हाईजैकर्स है ही नहीं। तो लग उसे बताता है कि ये कोई हाईजैकिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन उसे मरवाना चाहती है। इसके बाद लग वहां से खड़ा होता है और कॉकपिट की तरफ जाने लगता है। एक गधी एयर होस्टेस उसे रोकने आती है पर लग उसे बेहोश कर देता है। अंदर जाने के बाद लग देखता है कि दोनों पायलट्स को गोली मार दी गई है। तो वो तुरंत ही पायलट की सीट पर बैठकर किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि उनके बगल में एक फाइटर जेट भी है और उसे देखकर लग समझ जाता है कि उसकी जिंदगी आज ही खत्म होने वाली है और ऑर्गेनाइजेशन के धोखे की वजह से उसका दिमाग खराब हो रखा है। जब वो अपनी आंखें खोलता है वो अजीब सी ही दुनिया में पहुंचा हुआ था जहां एक सुंदर सी गॉडेस
उसका स्वागत करती है, जिसके बाद तुरंत ही वो उसका मजाक उड़ाती है कि वो अर्थ का सबसे बेस्ट असासिन था और उसकी मौत उसकी ही ऑर्गेनाइजेशन के बिट्रेयल की वजह से हुई। लग उससे पूछता है कि वो कहाँ है और वो यहाँ है क्यों। वो गॉडेस उसे दो ऑप्शंस देती है, पहला कि वो अर्थ में वापस से एक बेबी की तरह पैदा हो जाए पर उसके पास पास्ट की कोई मेमोरीज नहीं होंगी, या फिर दूसरा वो एक मैजिक और सॉर्सरी की दुनिया में पैदा हो जहाँ उसके पास इस जिंदगी की सारी मेमोरीज और एक्सपीरियंस होंगे और वो अपनी स्किल्स का यूज करके एक क्वेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा जिसमें उसने एक और असासिनेशन परफॉर्म करनी है। आखिर तुम किसे असासिनेट करवाना चाहती हो? गॉडेस उसे बताती है कि उसे बस उस दुनिया के हीरो को मारना है। आगे लग उससे पूछता है कि रीइंकार्नेशन इतनी आसान चीज है क्या? गॉडेस बताती है बिल्कुल, सोल हमेशा ही रीइंकार्नेट होते रहते हैं, बस उनकी मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया जाता है और इम्पोर्टेंट सोल्स को तो दो ऑप्शन मिलते हैं, पर तुम उनसे भी ज्यादा खास हो क्योंकि तुम्हें अपनी मेमोरीज भी रखने का मौका मिल रहा है। वहीं लग सोचने लगता है कि उसकी पुरानी जिंदगी में उसे बचपन से ही किलर की तरह ट्रेन किया गया। वो दूसरों के हाथों में एक इमोशनलेस टूल बना रहा और उन्होंने भी उसे आखिर में धोखा दे दिया। पर जब मौत उसके सामने थी उसे रिग्रेट फील हुआ था। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी तो कभी जी ही नहीं, इसलिए अगर वो दोबारा से पैदा होता है तो वो अपनी मर्जी से जीना चाहेगा, ना कि किसी का टूल बनकर। पर गॉडेस उससे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीता है जब तक वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करे। पैदा होने के बाद उसके पास 18 साल होंगे उस दुनिया के हीरो को मारने के लिए। गॉडेस डायरेक्टली उसके ब्रेन में ही सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने लगती है, जैसे उस दुनिया की भाषा, कल्चर, मैजिक की इन्फॉर्मेशन और बाकी सब चीजें। ये सारी इन्फॉर्मेशन समझने के बाद लग उससे पूछता है कि वो आखिर हीरो को क्यों मारना चाहती है, तो गॉडेस उसे बताती है कि वो हीरो डीमन लॉर्ड से दुनिया को बचा लेगा पर उसके बाद पावर उसके सर चढ़ जाएगी और वो दुनिया को तबाह कर देगा। आगे लग उससे पूछता है कि क्या वो हीरो को जब मर्जी हरा सकता है, पर गॉडेस ऐसा करने से मना करती है क्योंकि हीरो अकेला ही इंसान है जो कि डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। तो लग तब तक उसे ना मारे जब तक कि हीरो डीमन लॉर्ड को हरा ना दे। इसके बाद गॉडेस उसे काफी सारे कार्ड्स दिखाती है जिनमें अलग अलग एबिलिटीज हैं। वो अलग अलग कैटेगरीज से कुछ कार्ड्स चुनता है और गॉडेस उसे एक स्पेशल बोनस भी देती है जिससे वो चारों मैजिक एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकता है। जब उसकी सारी सिलेक्शन पूरी हो जाती है गॉडेस उसे गुड लक बोलकर दूसरी दुनिया में भेज देती है जहां उसका जन्म एक नोबल फैमिली में होता है। वो फैमिली एक खानदानी रॉयल सर्जन की है पर सीक्रेटली वो एक हाईली ट्रेन्ड असासिन्स का गिल्ड है। कई साल बीत जाते हैं और जब से लग ने चलना शुरू किया था उसकी ट्रेनिंग तब से ही चल रही है और फिलहाल वो जंगलों में पहुंचा है अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, जिसके लिए उसे एक रैबिट को मारना है। वो रैबिट के ट्रैक्स को फॉलो करता है और पेड़ों पे फुदकने के बाद उल्टा लटक के एरो से उस पर निशाना लगाता है जो कि सीधा उसकी आंखों में जाता है। वो रैबिट को घर में लेकर आता है जहाँ उसकी माँ एक छोटे बच्चे की तरह उसका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या वो उसके लिए रैबिट बना दे, पर लग कहता है कि उसे हंटिंग करना पसंद है और वो खुद ही इसे बनाना चाहता है क्योंकि उसे अच्छे से ग्रो करने के लिए मीट और प्रोटीन चाहिए और क्योंकि यहाँ कोई प्रोटीन पाउडर तो है नहीं तो उसे इन्हीं सब चीजों से काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी लग का बनाया हुआ खाना खाते हैं जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। डिनर के बाद उसके फादर उसे बेसमेंट में मिलने को कहते हैं जहाँ की यूजुअली उनकी ट्रेनिंग होती है। कुछ देर बाद लग वहाँ पहुंच जाता है जहाँ की उसके फादर उसे सभी कपड़े उतारने को कहते हैं। वो उसकी बॉडी को चेक करते हैं और कुछ देर तक ऑब्जर्व करने के बाद वो कहते हैं कि वो आई ऑपरेशन के लिए रेडी है। ये सर्जरी एक सीक्रेट है जो कि उनकी फैमिली के बाहर कोई भी नहीं जानता, जिससे वो मैजिकल पावर्स और कई सारी चीजों को सेंस कर सकते हैं। इस सर्जरी को थोड़ी और उम्र में परफॉर्म किया जाता है पर लग पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि ये सर्जरी उस पर इसी उम्र में परफॉर्म की जा सकती है। अब क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधने की वजह से वो देख नहीं सकता था तो उसकी मॉम उसे खाना खिलाती है और जब वो उसे परेशान करने लगती है वो अपने फादर के पास चला जाता है जो कि उसकी आंखों पर से पट्टी हटा देते हैं। लग जब अपनी आंखें खोलता है उसके सामने एक सुंदर सा नजारा था और जब वो उन्हें फोकस करता है वो काफी दूर की चीजों को बड़ी ही आसानी से देख सकता था। साथ ही उसे रात में देखने की एबिलिटी भी मिल जाती है। जब वो अपने फादर को देखता है उसे पता लगता है कि वो अब लोगों का माना भी देख सकता है। इसके बाद उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए पर्सनल ट्यूटर बुलाया है जो कि उसे अब से मैजिक सिखाएगा। ये सुन के लग बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो कब से इस दुनिया का मैजिक सीखना चाहता था। अगले दिन उसे जबरदस्ती लड़कियों वाले कपड़े पहना देती है ताकि वो गेस्ट का स्वागत कर सके। कुछ देर बाद वहाँ उसकी ट्यूटर पहुंच जाती है जो कि एक छोटी लड़की है और उसका नाम दिया है। वो लग के पास जाती है जो कि आदमी के भेस में औरत लग रहा था और उससे कहती है कि वो मैजिक सीखने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा है, पर लग कहता है कि तुम भी तो छोटी बच्ची हो ना। जिसके बाद दिया अपनी पावर का एहसास कराने के लिए एक एक्सप्लोजन मैजिक कास्ट करती है और उसे बताती है कि वो सोइजुल किंगडम के टॉप 5 मेजर्स में से एक है। अगले दिन उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ लग बड़ा ही फॉर्मल तरीके से बात कर रहा
रहा था, तो दिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो बस उससे 3 साल ही बड़ी है। इसके बाद वो उसके हाथों में फायर स्टोन रख देती है और उसे बताती है कि इस स्टोन की मदद से वो चेक कर सकते हैं कि एक पर्सन में कितना माना है, और वो लग को अपना सारा माना उस स्टोन के अंदर डालने को कहती है। लेकिन जब लग उसमें मैजिक डालना शुरू करता है वो रुकता ही नहीं। ये सब देखकर दिया घबराने लगती है। वो स्टोन धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगता है क्योंकि वो लग के माना को कंटेन नहीं कर पाता। तो दिया उसे तुरंत ही आसमान में दूर फेंकने को कहती है। लग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और उसे सीधा ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। इस धमाके को सुनकर लग के माँ बाप वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। दिया घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी उसकी गलती है। उसे पता नहीं था कि लग के पास कितना माना है, पर उसके पेरेंट्स भड़कने की जगह खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन्हें पता चला कि उनका बेटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाने से पहले उसके फादर दिया से कहते हैं कि वो उसे कोई ऐसा मैजिक सिखा दे जिससे असैसिनेशन में मदद हो। लग को लगता है कि वो स्टोन्स हीरो की असैसिनेशन में बहुत काम आ सकते हैं, तो वो दिया से पूछता है कि वो कहाँ मिलते हैं, पर वो बताती है कि इन्हें ऐसे ही खरीदा नहीं जा सकता, ये उसके किंगडम की स्पेशल प्रॉपर्टी है। वहीं रात को दिया उसके कमरे में ही पहुंच जाती है और उसके साथ सोने लगती है और कहती है कि वो उसके छोटे भाई जैसा है। अगले दिन वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जहां वो उसे एक और स्टोन देती है। इस बार वो उसमें थोड़ा सा ही माना डालने को कहती है क्योंकि वो उसके एट्रीब्यूट्स को चेक करना चाहती है। सबसे पहले वो फायर एट्रीब्यूट के लिए चेक करती है, जिसके बाद वाटर। दिया कहती है कि ये काफी रेयर होता है जब किसी के पास 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं और दिया भी उन रेयर लोगों में से एक है। इसके बाद लग उसे एक बार और चेक करने को कहता है, पर दिया कहती है कि किसी के पास 3 एट्रीब्यूट्स होना इम्पॉसिबल है क्योंकि हिस्ट्री में आज तक किसी के पास भी 3 एट्रीब्यूट्स नहीं पाए गए। पर जब वो चेक करती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि लग के पास विंड एट्रीब्यूट भी है। और जब दिया दोबारा चेक करती है वो देखती है कि इस चूजे के पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए थे और दिया उसे माना को फोकस करना सिखाने लगती है। जिसके बाद जब लग फोकस करना बंद करता है उसके फायर स्टोन में अर्थ एट्रीब्यूट आ चुका था। दिया उससे बताती है कि वो जितना ज्यादा अपने मैजिक को यूज करेगा उसका माना उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसके बाद वो एक बेसिक स्पेल करके उसे दिखाती है और मैजिक से वहां कॉपर बना देती है। पर जब लग इसे ट्राई करता है उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो जाती है और वो जो कॉपर बनाता है वो थोड़ा सा बीमार लग रहा था। रात को लग वो सारी चीजें लिखता है जो कि उसने दिन में सीखी थी। पर दिया फिर से उसके साथ सोने के लिए उसके रूम में पहुंच जाती है। अगले दिन काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो बिल्कुल दिया की तरह ही कॉपर को बना लेता है। ये देख के दिया खुश हो जाती है क्योंकि उसकी लर्निंग स्पीड बहुत अच्छी है। इसके बाद वो स्पेल्स को बोलने की जगह दिया से कहता है कि वो उसे लिख कर दे। दिया उसके लिए स्पेल्स लिख देती है और लग उन्हें चांट करता है और अपने पहले ट्राई में ही एक परफेक्ट आयरन क्यूब बना देता है। जिसके बाद वो देखता है कि उन स्पेल्स में थोड़ा बहुत ही फर्क है। जिसके बाद वो दिया से कहता है कि वो बाकी के मेटल्स की भी स्पेल्स को लिख दे, जिसके लिए वो मान जाती है। और जब लग उन सभी स्पेल्स को स्टडी करता है वो देखता है कि स्पेल्स के साथ सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है और वो है उनका एटॉमिक वेट। लग दिया को ये समझाने की कोशिश करता है लेकिन उस मोटी बुद्धि को ये समझ आता ही नहीं। तो वो दिया से कहता है कि वो मैजिक को मॉडिफाई करके गोल्ड भी बना सकते हैं। लग एक मैजिक स्पेल को लिखता है और दिया को चांट करने के लिए दे देता है, लेकिन वो उस मैजिक को चांट नहीं कर पाती और उसके सर में भी दर्द होने लगता है। लग को लगता है कि शायद सभी लोग इसे चांट नहीं कर सकते और जब वो उस स्पेल का यूज करता है उसके हाथों में एक गोल्ड का बिस्किट आ जाता है। जिसके बाद वो उस स्पेल में कुछ चेंजेस करता है और दिया को चांट करने के लिए दे देता है और इस बार वो स्पेल दिया के लिए भी काम कर जाता है और ये देखकर वो दोनों ही बड़े खुश होते हैं। इसके बाद लग अपने मैजिक का यूज करके बड़े ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को बनाने लगता है। वो उसी नदी के किनारे जाते हैं और वो अपने मैजिक का यूज करके राइफल बना देता है और एक स्पेल का यूज करके उस राइफल से मैजिकल बुलेट्स भी शूट करता है। दिया भी इस मैजिक का यूज कर लेती है और ये सब देख के वो बड़ा ही खुश था क्योंकि वो स्पेल का यूज हीरो को मारने के लिए कर सकता है, लेकिन इतने तगड़े बंदे को मारने के लिए इतनी छोटी सी गन तो काम नहीं करेगी। तो वो एक भयंकर सा कैनन बना देता है और जब वो उसका यूज करके अपने सामने छोटे से आइलैंड पर फायर करता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उसकी फायर पावर सच में कमाल की थी, लेकिन लग देखता है कि कैनन का हेड थोड़ा फट चुका था, यानी उसे इसके लिए थोड़े अलग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। वो दिया से पूछता है कि क्या वो कैनन बनाना चाहेगी, पर वो कहती है कि वो बस अभी गन से ही खुश है। रात को जब वो दोनों साथ में सो रहे थे दिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि एक ट्यूटर की तरह आज उसका आखिरी दिन है। अगले दिन उसे अपने किंगडम के लिए निकलना होगा, पर क्योंकि अपने लौंडे में कोई इमोशंस है ही नहीं वो अपने मैजिक का यूज करता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से डैगर बनाता है जिस मटेरियल को इस दुनिया में देखा ही नहीं गया था। वो दिया को दिखाता है कि ये चाकू कितना ज्यादा तेज है और कहता है कि ये उसकी तरफ से पार्टिंग गिफ्ट है। दिया उसे लेके खुश हो जाती है और इसके बदले वो उसे अपना पेंडेंट देती है जिसमें कि एक सुंदर सा फायर स्टोन है और
वो लग से प्रॉमिस करवाती है कि अगर वो उससे मिलना चाहेगी तो लग उससे मिलने जरूर आएगा। अगले दिन वो अपने कैरेज में बैठकर वहां से जाने लगती है और कहती है कि वो एक दिन यहाँ वापस जरूर आएगी। उसके जाने के बाद ल्यूक के फादर उससे कहते हैं कि वो उसके शरीर से बहुत ज्यादा माना को सेंस कर पा रहे हैं और समय आ चुका है कि वो उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान ले। आगे वो दोनों कैरेज में बैठकर कहीं जा रहे थे और उसके फादर उससे कहते हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है एक असासिन के तौर पर इस दुनिया में पहला कदम बढ़ाने के लिए। वो उसे एक जेल में लेकर जाते हैं जहाँ की ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और इन्हें उनकी फैमिली को दिया जाता है ताकि वो उन पर नए नए ड्रग्स और असासिनेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकें। लग अपने फादर से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों सिखाया कि सबके पास ह्यूमन इमोशंस होने चाहिए क्योंकि किसी की जान लेने में ये तो बस उसके रास्ते में ही आएंगे। पर उसके फादर उससे कहते हैं कि वो कोई टूल नहीं है, वो एक ह्यूमन है और वो चाहते हैं कि एक असासिन के अलावा उसकी एक नॉर्मल जिंदगी भी हो और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सभी इमोशंस को एंजॉय करे। इसके बाद वो एक सेल में आते हैं जहाँ उसके फादर एक 19 साल की लड़की को दिखाते हैं। वो उसके मुंह पे से पट्टी हटा देता है जिसके हटते ही वो लड़की अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। लेकिन उसके फादर लग को बताते हैं कि ये लड़की एक ओल्ड कपल के घर में चोरी करने गई थी और जब उन्होंने इसे देख लिया इसने उन दोनों को ही मार दिया, जिसके बाद उसने उनके घर में भी आग लगा दी। लेकिन वो कहती है कि वो तो बस कुछ खाना ढूंढ रही थी और उस कपल की मौत तो गलती से हो गई और इसीलिए उसने घर को आग लगा दी क्योंकि वो डर गई थी। वो रोते हुए कहने लगती है कि वो उसे छोड़ दे, वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन लग बिना हिचकिचाए आगे जाकर उसके एक हाथ को ही काट देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए गालियां देने लगती है क्योंकि लग के फादर ने उससे कहा था कि अगर वो लग से अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी तो वो शायद उसे छोड़ देगा। पर लग जानता है कि उसके जैसे लोग कैसे होते हैं और वो डैगर सीधा उसकी गर्दन में घुसा देता है। इस घटना के बाद कुछ साल बीत जाते हैं और अब लग 10 साल का हो चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ मार्केट में पहुंचा है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। सभी लोग अपना सामान जल्दी से जल्दी बेचना चाहते हैं। इसके बाद आर्क अपने आइस का यूज करके लोगों के माना को देखने लगता है क्योंकि उसे आज साल बाद हीरो को असासिनेट करना है और इस चीज में उसे एक असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो चाहे जितना मर्जी ढूंढ ले उसे कोई काम का इंसान दिखता ही नहीं। अगले दिन वो फिर से हंट करने के लिए जंगलों में जाता है जहाँ की अब बर्फ पड़ने लगी है। उसे भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो जमीन पर अपने कान लगाता है और उसे लगता है कि शायद वो अपने शिकार के लिए जा रहे हैं। तो उनके शिकार को छीनने की उम्मीद में वो उनकी तरफ जाने लगता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि वो सभी असल में एक छोटी लड़की का शिकार करने जा रहे हैं। एक वुल्फ उस लड़की के ऊपर हमला करने जाता है पर लग उसे अपने एरो से शूट कर देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को बचाने के लिए उसके सामने कूद जाता है और वो उन वुल्फ्स के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहता है। तो वो अपने सारे इक्विपमेंट्स उस लड़की को दे देता है और मैजिक का यूज करके अपने हाथों में आर्मर और नाइफ ले आता है। एक वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है पर वो अपनी नाइफ उसकी गर्दन में घुसाकर उसे वहीं पर खत्म कर देता है। एक और वुल्फ उस लड़की को मारने जाता है पर लग एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद दो वुल्फ्स उसके ऊपर साथ में हमला करते हैं और अपने जबड़ों में उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो भी उसके आर्मर को तोड़ नहीं पाते और वो बस एक गुलाटी मारकर उन दोनों को नीचे पटक देता है, जिसके बाद वो आखिरी वुल्फ को मुक्का मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि वो इस फॉरेस्ट में अकेली क्या कर रही है, लेकिन वो लड़की घबरा जाती है और कहती है कि वो कोई बुरी इंसान नहीं है और वो उसे चोट ना पहुंचाए और बताती है कि उसकी फैमिली काफी गरीब है तो उन्होंने अपने कुछ मेंबर्स को कम कर दिया है। लग उसे अपनी जैकेट दे देता है और उसके लिए कुछ खाने को बनाता है, जिसके बाद वो उसे खाना देते हुए कहता है कि वो इसे धीरे खाए क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी खाएगी तो शायद वो उल्टी करने लगे। इसके बाद वो अपना नाम टार्ट बताती है, जिसके बाद लग भी उसे बता देता है कि वो इस एरिया के लॉर्ड का बेटा है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और बताती है कि गॉड ने उसके सपने में कहा था कि आज वो एक अच्छे इंसान से मिलेगी। तो लग को लगता है कि शायद गॉडेस उसकी मदद करना चाहती है और टार्ट को देखकर उसे लगता है कि वो उसकी असिस्टेंट बनने के लिए परफेक्ट है। वो टार्ट को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा जिसके बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा जिसमें लोगों को मारना भी इंक्लूडेड है। उसे ये सारी चीजें बताने के बाद वो उसका फाइनल डिसीजन टार्ट पर ही छोड़ देता है और जब वो उससे पूछता है कि वो उसके साथ आएगी या नहीं, टार्ट खुशी खुशी हाँ कर देती है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में कोई भी उसे नहीं चाहता था और वो पहला इंसान है जिसने उससे कहा है कि उसे उसकी जरूरत है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और लग अब 12 साल का है। टार्ट उसे सुबह सुबह उठाने आती है और मुझे नहीं पता कि उसकी उम्र क्या है, ना ही इस एनिमेशन स्टाइल को देखकर मैं जानना चाहता हूँ। और क्योंकि टार्ट बड़ी मेहनती है उसके पेरेंट्स उसे बहुत पसंद करते हैं। पर जब वो 2 साल पहले टार्ट को लेकर आया था उसके फादर ने 2 शर्त रखी थी, वो खुद ही उसको ट्रेन करेगा और अगर वो उन्हें कभी धोखा देती है तो लग को ही उसे मारना होगा। डिनर के बाद लग
चेकअप के लिए उसे बेसमेंट में बुलाता है। ये वही वाला चेकअप है जो उसके फादर ने उस पर किया था। तो वहाँ बुलाकर वो उसके सारे कपड़े उतरवा देता है और उसकी बॉडी को चेक करने के बाद वो कहता है कि वो उसकी प्रोग्रेस से खुश है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो आसानी से उसे जमीन पर पटक देता है। वो नाइफ के अलावा स्पेयर को भी यूज करने में काफी माहिर है, पर उसे आसानी से छुपाया नहीं जा सकता, तो वो उसे कोई और टूल देने का सोचता है। इसके बाद वो उसे बेसमेंट में देखता है जब वो अपनी नाइफ स्किल्स की प्रैक्टिस कर रही थी, पर वो ढंग से उसे नहीं पकड़ पाती, जिसकी वजह से वो उसके हाथ से गिर जाता है। वो लग से माफी मांगती है कि उसने बिना उसकी परमिशन के प्रैक्टिस शुरू कर दी, पर लग अपने मैजिक का यूज करके उसके लिए एक स्पेयर बना देता है जो कि नाइफ की साइज में फोल्ड की जा सकती है। और जब टाट उसका यूज करती है उसका निशाना हर बार सही जगह लगता है, यहाँ तक कि वो अपने टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर लग उसकी तारीफ करता है और वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन लग मार्केट जाता है जहाँ की सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और उसे हर कोई कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहता है। उसे इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं कि वापस जाते वक्त पूरा कैरेज भर जाता है। वो अपने रूम में वापस आता है। वो अपने पास इकट्ठा किए हुए फायर स्टोन के भंडार को देखता है। दिया ने भले ही उसे ना बताया हो कि इसे बनाते कैसे हैं, पर उस स्टोन को एनालाइज करके उसने खुद ही उन्हें बनाना सीख लिया है, जिसके बाद वो उनमें माना डालकर रख देता है ताकि वो उन्हें बाद में वेपन की तरह यूज कर सके। तभी वहाँ टाट पहुंच जाती है जो उसे बताती है कि उसके फादर बेसमेंट में उसे बुला रहे हैं। जब लग वहाँ पहुंचता है उसके फादर उससे टाट की एबिलिटीज के बारे में पूछते हैं। लग बताता है कि उसने उसे इतना ट्रेन किया है कि वो उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जितनी स्ट्रांग बन चुकी है। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि किसी स्पाई ऑर्गेनाइजेशन ने उसे भेजा हो हमारी फैमिली सीक्रेट्स को चुराने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पिछले सालों से उसकी बॉडी मूवमेंट्स और उस पर पूरी तरह से नजर रख रहा हूँ। वो एक स्पाई नहीं हो सकती। अगर वो स्पाई होती तो मैं उसे कब का मार चुका होता। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो एक स्पाई नहीं है। जरूर ये गॉड की ही इच्छा होगी कि सारी चीजें इस तरह से हुई। आगे वो उसे बताते हैं कि अब उसके फाइनल एग्जामिनेशन का समय हो चुका है, जिसके बाद वो एक असासिन बन जाएगा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? लग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद उसके फादर बाहर आने को कहते हैं क्योंकि उसका पहला टेस्ट उनके साथ 1-on-1 कॉम्बैट है। इसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट में अपनी लड़ाई के लिए पहुंच जाते हैं। लग को लगता है कि वो यहाँ एडवांटेज पे है क्योंकि उसके पास अपनी पिछली लाइफ का भी एक्सपीरियंस है और इस लाइफ का भी। वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, पर तभी उसके फादर उसके ऊपर एरो से हमला कर देते हैं, पर वो उन्हें डॉज करता हुआ और भी ऊपर चढ़ जाता है और अपनी नाइफ को लेकर अपने डैड के ऊपर हमला करने जाता है। उसके फादर फिर से क्रॉसबो से हमला करते हैं, पर वो उन्हें डॉज करता हुआ उनके ऊपर नाइफ फेंक देता है, पर ये नाइफ उसके फादर ब्लॉक कर लेते हैं। जिसके बाद लग भी कूद कर उनके पास आ जाता है और दोनों की क्लोज रेंज फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन उसके फादर उससे कहीं ज्यादा तेज थे और वो उसकी लात को पकड़कर एक हड्डी को तोड़ देते हैं। वो किसी तरह उनके हाथ से बचकर बाहर निकलता है और झाड़ियों में छुपकर अपने पैर को हील करने लगता है। हील होने के बाद वो वहां से भागने लगता है, पर वहां उसके डैड ने पहले ही ट्रैप बिछा रखा था। लग उन सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ आगे बढ़ जाता है, पर तभी उसके फादर उसके ऊपर हमला करने आते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही नाइफ से लड़ने लगते हैं। लग उनके हाथ को पकड़कर बक्खी में खींच के लात मारता है, जिसकी वजह से उसके फादर फिर से जंगलों में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर चाकू से उसके ऊपर हमला करते हैं, पर लग ने इस चीज को पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उस नाइफ को वो डॉज कर लेता है। लेकिन तभी उसके फादर आकर उसके शोल्डर को जख्मी कर देते हैं, पर इस दौरान लग ने भी अपनी नाइफ को उनकी गर्दन पर रख दिया था और इस तरह से वो इस बैटल को जीत जाता है। इसके बाद वो जंगल से बाहर आते हैं जहाँ की टाट उनके लिए चाय बना रही थी। उसकी चोट की पट्टी करते हुए उसके फादर उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया है जो कि मुझे आता था और अब समय आ चुका है कि तुम खुद एक असासिनेशन मिशन पर जाओ। वो लग को ऐसे हराम के पिल्ले अमीर आदमी को मारने लेकर जाता है जो अपने पैसों का यूज करके लड़कियों का फायदा उठाता है, और अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो दोनों खिड़की से बाहर आ जाते हैं। इस रात को वो कई सारे असासिनेशन को कंप्लीट करते हैं। किसी को वो पॉइजन देते हैं और कईयों को जिंदा ही जला देते हैं। वो कई असासिनेशंस को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाते हैं ताकि कोई भी उनके ऊपर शक ना करे। अगले दिन लग के फादर उसे अपने साथ एक रिच नोबल के पास लेकर जाते हैं जब वो उनका ट्रीटमेंट करने गए थे। इसके बाद जब वो वापस आ रहे थे वो लग को उसके लास्ट ट्रायल के बारे में बताते हैं जहाँ उसे एक बहुत ही फेमस मर्चेंट के नाजायज औलाद की तरह रहना होगा और उसके पास 2 साल का समय होगा एक फेमस मर्चेंट बनने के लिए, जो कि उनकी फ्यूचर असासिनेशंस में बहुत काम आएगा क्योंकि कई बार नोबल्स मर्चेंट्स को अपने घरों पर बुलाते हैं और कभी कभी तो सिक्योरिटी उन्हें ढंग से चेक भी नहीं करती। इसके बाद लग के फादर उसके लिए पार्टी रखते हैं जहां उनकी सारी एक्सटेंडेड फैमिली पहुंची है और वो अनाउंस करते हैं कि लग उनकी फैमिली का यंगेस्ट मेंबर है जो कि असासिन बना है। जिसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि उनकी मौत के बाद लग ही
उनकी फैमिली का हेड बनेगा। लेकिन ये बात कईयों को पसंद नहीं आती और एक लड़का तो लक के ऊपर ग्लास ही फेंक देता है। वो कहता है कि अपने से छोटे लड़के को वो फैमिली के हेड के रूप में नहीं देख सकता और उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा कितना स्ट्रांग है, वो फाइट के लिए मान जाते हैं। और इससे पहले कि ये झिंगूर कुछ कर पाता, लग ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था और एक ही झटके में उनकी फाइट खत्म हो जाती है। इसके बाद रात को वो अपने कजन से मिलने जाता है। उसे लगता है कि लग फिर से उसकी बेइज्जती करने आया है, पर लग उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और समझदार है, तो असासिन से बेहतर वो एक नाइट बन सकता है और लग उसे एक अच्छी पोजीशन भी दे देगा। वो थोड़ा बहुत हिचकिचाता है पर बाद में वो मान जाता है, जिसके बाद लग उसे गिफ्ट के तौर पर अपने मैजिक से बनाई हुई स्वॉर्ड देता है। अगले दिन लग अपना सारा सामान बांध लेता है और लग के साथ एक नई सिटी की ओर वहां से निकल जाता है, जहां वो एक मर्चेंट की तरह अपनी नई जिंदगी को शुरू करेगा और उसका नाम इलिक होगा। इसके बाद वो दोनों शहर में पहुंच जाते हैं और ये टाउन बेसिकली उस पूरे किंगडम का ट्रेड सेंटर है। यहाँ पहुंचकर वो दोनों अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं और लग अपने बालों का कलर ब्लैक कर लेता है, यहाँ तक कि वो चश्मा भी पहन लेता है। इसके बाद हम महा को देखते हैं जो कि अनाथ है और अपने साथ कुछ और अनाथ लड़कियों के साथ मिलकर वो टूरिस्ट को गाइड करने का काम करती है। ऐसा करते करते उनके पास काफी पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इससे वो अपने रहने के लिए कमरा ले लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर महा अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और उनके ऊपर अटैक करके बाकी लड़कियों को वहाँ से भागने को कहती है, पर इसमें वो सभी देर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग उन लड़कियों को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें एक ऑर्फनेज में लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब से उन्हें यही रहना होगा और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया जाएगा। उन सभी को रहने के लिए कमरा दिया जाता है और खाने का सामान भी फेंक कर दे दिया जाता है, जो कि उन्हें खुद ही बनाना होगा। अगले दिन वो उन लड़कियों से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, लेकिन जब उन्हें कपड़े सिलने का काम दिया जाता है, एक लड़की के हाथ में सुई चुभ जाती है, जिससे वो एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर देती है। लेकिन तभी एक बंदा उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। एक लड़की उसे बचाने आती है, लेकिन वो उसके भी मुंह पर लात मारता है, जिसके बाद वो उसे बेहोश करके एक कमरे में डालकर बंद कर देता है। अगर तुम में से फिर से मेरे कोई खिलाफ गया तो उसे भी यही सजा मिलेगी। शाम को जब वो खाना बना रहे थे, वहाँ पर एक आदमी आता है और एवा को महा के साथ वहाँ से बाहर बुलाता है। बाहर वो एवा से कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे, जिसके बाद वो उस पर पानी डालकर उसे नहला देता है। उसे बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनाए जाते हैं और महा से उसका मेकअप करवा कर उसे एक अमीर आदमी के साथ भेज दिया जाता है। इन सब की वजह से महा रात को सो भी नहीं पाती और जब एवा वापस आती है, महा उसके पास जाती है, पर उसे देखकर एवा रोने लगती है और वो उससे कहती है कि वो उसके शरीर और चेहरे को ना देखे और वो एक कोने में जाकर रोने लगती है। इसके बाद एवा के साथ ये चीज हर रोज होती है। हर रोज उसे नहलाया जाता है और किसी अमीर आदमी के साथ भेज दिया जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बिल्कुल लाइफलेस हो जाती हैं और महा इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। एक दिन जब फिर से एवा को बुलाया जाता है, सारी लड़कियां उनसे पूछती हैं कि आखिर वो उसके साथ क्या करते हैं। तुम सभी को बोलने का कोई हक नहीं है, तुम सब एक समान हो जिन्हें सिर्फ किराए पर देने के लिए रखा गया है। जिसके बाद उन सभी लड़कियों के साथ भी वही चीजें होने लगती हैं। इन सब से परेशान होकर नॉइन अपने चेहरे पर सिकल से हमला करने लगती है और कहती है कि अगर उसका चेहरा भद्दा होगा तो कोई इसके साथ ऐसी चीजें नहीं करेगा। महा उसे आकर रोकने की कोशिश करती है, पर नॉइन ये सब कर कर खुश थी क्योंकि अब उसे कोई भी ये सब करने को नहीं कहेगा। एक दिन जब महा काम कर रही थी, वो अंदर से उन लोगों की आवाज सुनती है जो कि अब महा को उसी चीज के लिए यूज करने का सोच रहे हैं। ये सुन के महा डर जाती है और उसे याद आने लगता है कि उसके दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ था। वो इन चीजों से गुजरना नहीं चाहती, तो वो भी अपने चेहरे को खराब करने के लिए एक सिकल को उठा लेती है। लेकिन उसी वक्त वहां लग पहुंच जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और अपनी आइस का यूज करके लग को उसके पोटेंशियल का पता लग चुका था। इसके बाद वो मोटा उसे लड़कियों से इंट्रोड्यूस करता है। ये है इलिक बॉलर और ये तुम लड़कियों में से किसी एक को खरीदना चाहते हैं। इलिक कहता है कि वो महा को खरीदना चाहता है। ये लड़की थोड़ी स्पेशल है, तुम्हें इसके थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे और इसे तैयार करने में हमें 3 दिन लगेंगे। ये सुन के महा डर जाती है और उस मोटे का चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि वो उसके साथ क्या करना चाहता है। लेकिन तभी इलिक कहता है कि अब से वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। सुन बे गेंडू, अगर तूने इसे उंगली भी लगाई तो मैं तेरा पूरा हाथ तोड़कर तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। रात को महा को भी नहलाकर तैयार किया जाता है और नॉइन उसका मेकअप कर रही थी और कहती है कि अगर उसने शायद अपना चेहरा ना खराब किया होता तो वो मर्चेंट उसे ही चुनता। पर एक बात का शुक्र है कि उसे उनकी तरह 2 साल नहीं, इस चीज को सिर्फ 3 दिन झेलना होगा। उसे भी वैसे ही कपड़े पहनाकर वो मोटू वहां से ले जाने लगता है। मैं तुमसे 2 दिन में ही काफी पैसे कमा लूंगा और तीसरे दिन मेरी बारी होगी। महा याद करती है कि इलिक ने उसे कितने अच्छे तरीके से ट्रीट किया था और वो इससे पहले किसी को भी खुद को छूने नहीं देना चाहती। वो मौका देखकर कैरेट से बाहर कूद जाती है और जंगलों के अंदर
चली जाती है, लेकिन मोटू का एक गुंडा भी माना का यूज कर सकता था और बड़ी आसानी से उस तक पहुंच जाता है। वो उसे पीछे से पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर सकता लगाकर उसे जमीन पर पटक देता है। तभी वहाँ पर गेंडू पहुंच जाता है। तुम तो इसे 3 दिन बाद लेने वाले थे ना, अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पतलू से लग को मारने को कहता है, लेकिन लग उसके अटैक को डॉज करके उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो उसके हाथ को बीच में से ही तोड़ देता है। जिसके बाद हमला करने की मोटू की बारी थी। वो नाइफ से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन लग इसे भी डॉज करके उसकी गर्दन पर वही चाकू रख देता है। उन हराम के पिल्ले अमीरजादों को पकड़ने के लिए टार्ट उन लड़कियों का भेष बना लेती है और जब नोबल आगे बढ़ने ही वाला था उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं ऑर्फनेज में लग उस लड़की के फेस को फिक्स कर देता है और महा को अपने साथ नई जिंदगी के लिए ले जाता है। इस घटना के बाद कई महीने बीत जाते हैं और वो अपनी नई मर्चेंट फैमिली के लिए बड़े अच्छे से काम कर रहा है। लॉर्ड बैलर, जो कि लग का नया बाप है, वो लग को बताता है कि उसने सारे पेपर वर्क को कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने लीगली महा को उसकी छोटी बहन की तरह अडॉप्ट किया है और अब लग महा के साथ आसानी से काम कर सकता है बिना किसी तरह के सस्पिशन के। इसके बाद बैलर लग को रूम में लेकर आता है जहां वो एक नए स्टोर का प्लान दिखाता है। बैलर ने कुछ समय पहले एक लिकर स्टोर भी बनाया था, पर वो ज्यादा चला नहीं तो उसे बंद करना पड़ा। तो वो इस शॉप का काम लग को देना चाहता है क्योंकि वही इसका कुछ कर सकता है। इसके बाद लग उन दोनों छोरियों के साथ डिनर करता है और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो शॉप पर काम करने वाले हैं और उनके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला कि उन्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं ताकि वो जल्दी बंद ना हो, और दूसरा उन्हें कोई ऐसी चीज को बेचना होगा ताकि उनकी शॉप पर नोबल्स आएं और उनका उनसे कांटेक्ट बेहतर हो सके ताकि उन्हें फ्यूचर असासिनेशन में आसानी हो। अगले दिन वो लग और उसकी बीवी के साथ बैठा हुआ था। बैलर की बीवी उससे नफरत करती है क्योंकि उसके हिसाब से लग उसकी सौतन का बेटा है। वो उन्हें बताता है कि वो कॉस्मेटिक्स और महंगी मिठाइयों की दुकान करना चाहता है। बैलर कहता है कि ऐसी दुकानों की पहले ही टाउन में भरमार है, पर लग उसे बताता है वो मेकअप नहीं बल्कि ऐसी चीज बेचना चाहता है जो मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि मेकअप की वजह से स्किन डैमेज हो जाती है। उसने मॉइस्चराइजर बनाया है जो स्किन को ड्राई और पैची होने से बचा सकती है। इस चीज को अभी इस दुनिया में बनाया नहीं गया था। जब उसकी नकली सौतेली माँ उसे ट्राई करती है, उसे अपनी स्किन बहुत स्मूथ फील होती है। इसके बाद वो अपने फेस पर इसे यूज करने के लिए अपना मास्क हटाती है और हमें पता लगता है कि अब तक उसने चेहरा क्यों ढक रखा था। कितनी ज्यादा बदसूरत है ये। उसे अपने थोपड़े पर लगाकर वो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके बिंगर से गाल भी स्मूथ लग रहे थे। इसके बाद लग उससे कहता है कि वो उसके ऊपर मेकअप ट्राई करे और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मॉइस्चराइजर के ऊपर मेकअप लगाना कितना ज्यादा आसान है। ये देखकर बैलर भी इम्प्रेस हो जाता है और वो इस आइडिया को आगे बढ़ाने को कहता है। लग उससे कहता है कि प्रोडक्शन को पूरी तरह से सेट करने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा और इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ट्वाथ डे रीजन में ही पाया जाता है। बैलर उससे कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है। घर वापस जाते वक्त लग टार्ट को बताता है कि उसने जानबूझकर उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाया है जो कि सिर्फ उनके ही रीजन में पाया जाता है ताकि लॉर्ड बैलर चाहकर भी उसे उस बिजनेस से बाहर ना निकाल सके और इस तरह से ट्वाथ डे रीजन को और ज्यादा पैसा भी मिलेगा। इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के कई महीनों बाद वो मॉइस्चराइजर काफी फेमस हो चुका है और हर दिन दुकान में लाइन लगाकर लड़कियां आती रहती हैं और भर भर कर मॉइस्चराइजर खरीदती हैं। पर क्योंकि वो अनलिमिटेड बॉटल्स नहीं बना सकते, लग लिमिट लगाता है कि पर कस्टमर सिर्फ 2 ही बोतल खरीदी जा सकती है और उसने स्टोर का मैनेजर महा को बना रखा है और जो उसके साथ ऑर्फनेज में लड़कियां थी वो साथ में मिलकर उस स्टोर को मैनेज करती हैं। रात को जब लग सो रहा था उसे पता लगता है कि कोई इंसान उनके घर में घुसा हुआ है और सीलिंग के थ्रू उसके बेडरूम के पास आ चुका है। उसे लगता है कि ये काफी स्किल्ड है क्योंकि उसने अपनी प्रेजेंस छुपा कर रखी जब तक वो लग के पूरे पास तक नहीं पहुंच गया। वो जैसे ही उठकर उसे ठिकाने लगाने वाला था, टार्ट उसके रूम में पहुंच जाती है और अपनी स्पेयर से सीलिंग को स्टैब करती है और क्योंकि उसने स्पेयर पर थोड़ा टॉक्सिन लगा दिया था वो स्पाई अब पैरालाइज हो चुका है और हम देखते हैं कि महा भी सीलिंग में ही थी और नीचे आकर वो उसे बताती है कि स्पाई को कैप्चर कर लिया गया है। वो दोनों उसे बेसमेंट में ले जाकर बांध देती है, जिसके बाद वो उसे टॉर्चर करने लगती है ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। अगले दिन लग तैयार हो जाता है पास के ही किंगडम में जाने के लिए जहाँ की दिया रहती है और वो हर महीने में एक बार उससे मिलने जरूर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद लग उड़ता हुआ सीधा उसकी खिड़की में जाता है। वो उसे बहुत सारे पेपर्स देती है जिसमें उसने अपने नए बनाए हुए मैजिक स्पेल्स लिखे हैं। एक स्पेल लग को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो वो दिया से उसे दिखाने को कहता है। इस स्पेल का यूज करके वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट कर सकती है। कुछ देर बात करने के बाद लग उसे एक चॉकलेट का डब्बा देता है, लेकिन दिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि इस चीज को अभी इस दुनिया में बनाया ही नहीं गया है। इसके बाद वो अपना समय ऐसे ही बिताते जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है और अब लग के वहां से जाने का समय हो चुका है और वहां से जाने के बाद वो महा और टार्ट के साथ सो जाता है। वहीं जब सुबह
सुबह होती है वो दोनों सुंदर लड़कियां उसे जगाती हैं। तभी उन्हें किसी चीज की स्मेल आती है और लग को याद आता है कि वो रात को सपने में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, जो सुन के वो दोनों लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती है। इसके कुछ दिनों बाद लग अपनी दुकान के ही बाहर बैठा था और मस्त चाय पी रहा था। तभी वहां पर टार्ट आती है और हमें पता चलता है कि लग टार्ट को वॉर में भेजता रहता है ताकि उसकी ट्रेनिंग होती रहे और वहां से वो कुछ ना कुछ लाती रहती है। जैसे इस बार वो उन लोगों की शर्ट्स के बटन लाई है जिन्हें उसने जंग में मारा है। जहां वो टार्ट को एक फाइटर बना रहा है, वो महा को फाइनेंस के लिए तैयार कर रहा है, जहां वो लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना और बात करना भी सीख रही है। इसकी मदद से वो कई नोबल से भी मिल चुका है जब वो उसे पार्टीज में बुलाती हैं। पर जल्द ही ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं क्योंकि अब उसे अपने घर वापस जाना है। रात को वो महा को बताता है कि वो शॉप उसके ऊपर छोड़कर वापस जा रहा है। महा उसे भरोसा दिलाती है कि उसकी गैर हाजिरी में वो शॉप को बहुत बड़ा बना देगी और आसपास के टाउन में एक्सपैंड भी करेगी। वो पास के टाउन में एक ऐसी ही लोकेशन के बारे में बताती है जिसे खरीद कर वो अपनी दुकान को सेटअप कर सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसे पता लगता है कि महा अपने ही फादर की दुकान को खरीदना चाहती है। वो एक कंपनी चलाया करते थे पर कंपनी के लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया और उसके माँ बाप को मारकर कंपनी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद महा को उस टाउन को छोड़कर वहां से भागना पड़ा क्योंकि उसकी जान भी खतरे में थी। लक को लगता है कि वो अपना बदला लेना चाहती है पर वो उससे कहता है कि वो जो चाहे कर सकती है। तभी वहां पर महा के दोस्त पहुंच जाते हैं जो कि लक के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। अगले दिन लक अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था और यहाँ महा को पता लगता है कि उसका असली हेयर कलर सिल्वर है। जिसके बाद टार्ट भी तैयार होकर वहां आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों कैरेज में बैठकर वहां से चले जाते हैं। पर रास्ते में उनकी कैरेज को कई सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। लग और टार्ट कैरेज से बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर को गाड़ी में छुपने को कहते हैं। लग टार्ट को उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने का ऑर्डर दे देता है और वो अपनी स्पेयर को निकालकर उन सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मार गिराती है। ये देखकर लग उसकी तारीफ करता है और वो मन में सोचता है कि अब मॉन्स्टर्स ह्यूमन के रीजन में आने लगे हैं, यानी डीमन लॉर्ड जल्द ही बाहर आने वाला है। अपने टाउन में पहुंचकर लग सबसे पहले फार्मर से मिलने जाता है जो कि उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो घर पहुंच जाते हैं जहां 2 साल बाद अपने बेटे को देखकर वो उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने जाता है जो कि कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है, उसने वहां बहुत ही अच्छे से काम किया और बैलर के साथ मिलकर इतना बड़ा ब्रांड भी बना दिया। उसके फादर उसे बैठने को कहते हैं और बताते हैं कि कुछ दिन पहले वहां लॉर्ड बैलर आया था और वो चाहता है कि लग असैसिनेशन को छोड़कर उसके साथ काम करे। उसके फादर उससे कहते हैं कि वो जो चाहे कर सकता है, चॉइस उसी की है। पर लग कहता है कि वो एक असासिन है और वो उस टाउन में अपनी असैसिनेशन स्किल्स को ही बेहतर करने गया था। अगर किंगडम को पता लग गया कि हमने इतने सभी लोगों की जान ली है तो वो हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम असैसिनेशन को छोड़ दो और अपनी लिग बैनर की आइडेंटिटी के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जियो। अगर हमारी फैमिली के साथ कुछ हो भी जाता है तब भी तुम्हारी जिंदगी सलामत रहेगी। पर लग कहता है कि वो एक असासिन ही रहना चाहता है क्योंकि वो अपने गोल्स को मर्चेंट बनकर अचीव नहीं कर सकता और साथ ही वो दिया से शादी भी करना चाहता है और क्योंकि वो एक नोबल है उसकी शादी एक मर्चेंट से तो नहीं हो सकती और सोचने लगता है कि इस बार पिछली बार जैसा नहीं होने वाला। अब वो खुद चुनेगा कि किसकी जान लेनी है किसकी नहीं। वो किसी का टूल बनकर नहीं रहेगा, उसे वो सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करने हैं जो पिछली जिंदगी में वो नहीं कर पाया। ये सुनकर उसके फादर हंसने लगते हैं और उसे उसका पहला असैसिनेशन मिशन देते हैं। वो उसे एक अमीर बिजनेसमैन को मारने का जॉब देते हैं जो कि इलीगल नशे सप्लाई करता है, जिससे किंगडम के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो इसे जल्दी से जल्दी हटाना होगा। इसके बाद वो लग से कहते हैं कि इस मिशन का पूरा कंट्रोल उसी के पास होगा और लग इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो टार्ट को अपने पास बुलाता है और उसे असैसिनेशन मिशन के बारे में बताता है। उन्हें काउंट वेलकोर की जान लेनी है जो कि एक नोबल भी है। इसके बाद वो कोड वर्ड में मैसेजेस लिखता है और पिजन्स के पैरों में बांधकर महा की तरफ भेज देता है ताकि वो उनके टारगेट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। अगले दिन उसकी माता श्री उसे उठाती है और बाहर ले जाने के बाद उसे सुंदर लड़कियों की फोटो दिखाती है जो कि उन्होंने उसके लिए चुनी है। उसे बस उनमें से किसी एक लड़की को चुनना है और उसके लिए पोता पोती पैदा करने हैं, पर लग मना कर देता है। तो वो लग से पूछती है क्या उसके पोता पोती की माँ टाट बनने वाली है। ये सुन के वो शर्मा जाती है और कहती है कि अगर लग ऐसा चाहता है तो वो कर सकती है, लेकिन लग इसके लिए भी मना कर देता है। रात को वो दोनों अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी व्हीकल का यूज करने की जगह वो दौड़ते दौड़ते ही उस किंगडम तक जाने लगते हैं, जहां तक पहुंचने में सुबह हो जाती है और लग उसे बताता है कि मिल्च्यू के बाद ये सेकंड ग्रेटेस्ट मर्चेंट टाउन है। आगे जब वो दोनों सिटी में पहुंचते हैं वो काफी सारे घायल सोल्जर्स को देखते हैं जो कि भीख मांग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नोबल ड्रग्स के बदले अपने पार्टनर्स को मिलिट्री सीक्रेट भी दे देता है। जब वो एक गली से जा रहे थे एक लड़की उनके पास आती है जो कि उन्हें गूसबेरी जैम बेचना चाहती थी। ये सब देख
देखकर लक को उस पर शक हो जाता है और ताकि किसी को उन पर शक न हो वो दोनों एक कपल के जैसा बिहेव करते हैं। लक जब उस जैम को चखता है उसे पता लग जाता है कि इसके अंदर ड्रग्स हैं। इसके बाद वो उसके हाथों से टोकरी को नीचे गिरा देता है। ये देखकर वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं पर टार्ट और लग मिलकर उन सभी की धुलाई कर देते हैं। जिसके बाद लग उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो ये कर क्या रही है। वो लड़की कहती है कि अगर वो इन ड्रग्स को अपनी मॉम के पास नहीं लेकर गई तो वो उसे मारेगी। वो लग और टार्ट को लेकर अपने घर में चली जाती है जहाँ उसकी मॉम को ड्रग्स की लत लग चुकी है और जब वो लड़की बताती है कि वो ड्रग्स को नहीं ला पाई वो उसे मारने लगती है। तभी लगाकर उसे बचा लेता है और एक प्रेशर पॉइंट को दबाकर उसे बेहोश कर देता है। लग उससे कहता है कि अब उसके शरीर को उस ड्रग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पर उसके दिमाग के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं कि लक की मॉम ने अपने बेटे की कंपनी से ही कॉस्मेटिक्स मंगाई हैं और माहा ने उन कॉस्मेटिक्स के साथ लक के लिए एक लेटर भी भेजा है जिसमें माहा ने उसे बताया है कि काउंटी इस क्राइम का इंचार्ज है और साथ में वो ये भी बताती है कि इन ड्रग्स का बॉडी पर क्या असर होता है पर उसे लॉ के जरिए पनिश नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे काफी सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स सपोर्ट कर रहे हैं। अगले दिन लग और माहा उस काउंट से मिलने के लिए जाने लगते हैं ताकि वो उसकी बीवी को अपने नए प्रोडक्ट्स का टेस्ट दे सके। रास्ते में माहा उससे कहती है कि उसे माहा और टार्टे भी पसंद करते हैं। जिसके बाद वो उससे थोड़ी नोटी नोटी बातें बोलती है पर लग इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ दिया से ही प्यार करता है। इसके बाद वो काउंट के हाउस तक पहुंच जाते हैं जहां उसकी वाइफ उन दोनों का स्वागत करती है। अंदर जाने के बाद काउंट की बीवी उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है पर वो उनसे पूछती है कि भला वो उससे टेस्ट क्यों करवाना चाहते थे। लग कहता है कि उसके पति का ओहदा कहीं ऊंचा है तो बाकी नोबल्स की बीवियां उन्हें भी फॉलो करने का सोचेंगी। वो उसे बताती है कि कुछ समय पहले तक वो काफी गरीब थे और जो लग्जरियस लाइफ वो अभी जी रहे हैं वो इन चीजों को पहले तो सोच भी नहीं सकते थे। तभी वहां पर काउंट पहुंच जाता है और वो दोनों खुद को उससे इंट्रोड्यूस करते हैं। रात को काउंट की फैमिली पार्टी चल रही थी और इस पार्टी में उसने माहा और लग को भी बुलाया है जहां लग को पता लगता है कि सोने से पहले रोज काउंट बैल्कनी में खड़ा होकर वाइन पीता है। इसके बाद अगली रात को टार्ट और लग एक ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो अपनी विजन का यूज करके काउंट की पोजीशन को देख सकता है। वो मैजिक से अपनी स्नाइपर गन को निकाल लेता है और अपनी पोजीशन पर बैठकर उसके बाहर आने का वेट करने लगता है जहां टार्ट उसकी लुकआउट है। थोड़ी देर में वहां काउंट पहुंच जाता है और लग बिना हिचकिचाहट के एक गोली सीधा उसके सर में मारता है। इसके बाद लग वहां से जाने लगता है पर तभी वो देखता है कि उसकी बीवी उसके पास आती है और उसे देखकर रोने लगती है। ये देखकर लग को बुरा लगने लगता है लेकिन फिर टार्ट उसे याद दिलाती है कि वो काउंट मरना ही डिजर्व करता था। इसके बाद वो टार्ट के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं। लग और टार्ट एक आइलैंड पर जाते हैं अपने मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ की पहले से ही माहा उनका इंतजार कर रही थी जो माहा के पूछने पर बताती है कि उसके पास अच्छी और बुरी खबर दोनों है। इसके बाद कैरेज में बैठकर वो सभी जाने लगते हैं जहां माहा उसे काफी सारी इंफॉर्मेशन देती है। वो उसे एक मैजिक स्पेयर के बारे में बताती है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वो अभी उसे खरीदने के लिए नेगोशिएट कर रही है और जिसके पास ये स्पेयर है उसका नाम सटांटा मैग्नस है और उसकी ताकत को देखकर लगता है कि शायद वही हीरो है। जिसके बाद वो उसे बुरी खबर सुनाती है। उनके नेबर के किंगडम में ही सिविल वॉर शुरू हो चुकी है और इस वॉर में डिया की फैमिली भी हिस्सा लेने वाली है और मैग्नस ही रेबल्स का मेन सोल्जर है। ये सुन के लग परेशान हो जाता है और वो दिया से मिलने जाता है। जिसके बाद वो उससे वॉर के बारे में पूछता है। दिया कहती है कि ये उनके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि उनके किंगडम से ये काफी दूर हो रही है और वैसे भी उनके पास कई सारे मैजिक यूजर्स हैं। पर लग उसे बताता है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर है जो कि शायद हीरो हो सकता है यानी ह्यूमंस के लिए उसे हराना इम्पॉसिबल होगा। जिसके बाद लग उससे कहता है कि दिया और उसकी फैमिली को एक सेफ किंगडम में चले जाना चाहिए जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। पर दिया मना कर देती है। वो अपने लोगों को ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती और वो उससे कहती है कि वो इस बारे में और बात नहीं करेंगे। जिसके बाद वो दोनों साथ में एक डेट पर जाते हैं जहां डाया ने भी अपने बाल को डाई कर दिया है। वो शहर में एक गेम खेलते हैं जहां दिया निशाना लगाकर टॉयज को जीत सकती है और उसका निशाना लग जाता है और वो एक छोटा सा टेडी बियर जीतती है। जिसके बाद उसे भूख लग जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने पहुंचते हैं। कुछ बातें करने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि रो रहा था और पूछने पर उन्हें पता लगता है कि वो अपनी माँ से बिछड़ गया। तो वो अपनी मैजिक पावर्स का यूज करके उस बच्चे को अपनी मॉम से मिला देते हैं। जिसके बाद दिया कहती है कि उन्हें अपनी थकावट मिटाने के लिए एक हॉट स्प्रिंग में जाना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद लग उससे पूछता है कि मेल और फीमेल की जगह सेपरेट है ना। पर दिया कहती है कि वो दोनों एक ही जगह पर जाते हैं। ये सुन के लग घबरा जाता है पर दिया उसे बताती है कि उसने पूरी जगह को ही बुक कर लिया है तो अभी के लिए सिर्फ वो दोनों ही यहाँ पर हैं।
जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर स्प्रिंग के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो पानी में उतर कर खेलने लगते हैं। पर इस दौरान दिया का पैर फिसल जाता है तो लग उसकी मदद करता है और उसे सिखाता है कि वो बिना डूबे पानी में कैसे फ्लोट कर सकती है। जिसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर लेट जाते हैं और क्योंकि दिया अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, लग कहता है कि वो इस वॉर में उनकी मदद करेगा। शाम को वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं और लग कहता है कि वो जल्द ही उससे दोबारा मिलने आएगा, पर दिया उसे बताती है कि अब वो बिजी होने वाली है, तो जब भी वो फ्री होगी वो उसे बता देगी। जिसके बाद वो अपने घर के लिए वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद टाउन में सारे के सारे लोग अपने कपड़े उतार देते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी असल में सोल्जर्स थे। और भले ही उसने लग से कहा था कि वो सिर्फ मैनेजमेंट वगैरह का काम करने वाली है, पर असल में वो भी वॉर में हिस्सा लेने वाली है और उसे डर है कि इसके बाद वो लग से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। अपने घर वापस जाने के बाद लग अपने पेरेंट्स को एक जख्मी इंसान के पास देखता है। उसके फादर लग को बताते हैं कि उन्हें एक असैसिनेशन मिशन दिया गया है जो कि लग को ही पूरा करना होगा। लग उससे पूछता है कि उसे किसे मारना है। तुम्हें डिया को मारना होगा। ये सुन के लग शॉक हो जाता है। जिसके बाद उसके फादर बताते हैं ये असैसिनेशन रिक्वेस्ट किसी और की नहीं बल्कि दिया के फादर की है, क्योंकि उनका नेशन मैजिक पे डिपेंड करता है और अगर डिया उन लोगों के हाथ लग गई तो वो उसकी ताकत को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। उसे बचाने का एक ही रास्ता है, हमें दुनिया के सामने दिखाना होगा कि उसकी मौत हो गई है और उसे किंगडम से भगाना होगा। अब सारी बातें सुनने के बाद लग इस जॉब को करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि जब भी वो मुसीबत में होगी वो उसे बचाने जरूर आएगा। जिसके बाद उसके फादर उसे बताते हैं कि दिया उसकी मदर की भतीजी है, यानी वो दोनों कजन्स हैं। लेकिन लग को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ टाट आती है और कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, लेकिन लग मना कर देता है क्योंकि ये रास्ता काफी लंबा होने वाला है और वो वहाँ पर जल्दी पहुंचना चाहता है। पर उसके बाद वो उससे कहती है कि उसे पता है कि वो उसके साथ कीप अप नहीं कर पाएगी, पर वो अपनी ताकत का यूज करके उसकी मदद करना चाहती है। वो इसके लिए मान जाता है और पूछता है कि वो उसकी मदद कैसे करेगी। जिसके बाद वो लग के सामने एक बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उसके लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और क्योंकि बैरियर बनाने में सारी एनर्जी टाट की लग रही है, इससे उसकी एनर्जी भी बच जाएगी और साथ ही नेगेटिव प्रेशर की वजह से लग कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ पा रहा था। कुछ देर में ही वहाँ रात हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। लग देखता है कि टाट अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती और आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि वो उसकी मदद तब तक करना चाहती है जब तक कि वो कर सकती है। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और अब उसका बैरियर धीरे धीरे करके टूट जाता है और प्रेशर की वजह से वो पीछे उड़ती हुई जाती है, पर एन वक्त पर लगाकर उसे बचा लेता है। इसके बाद टाट रोने लगती है क्योंकि वो इससे आगे नहीं जा सकती, पर लग उससे कहता है कि तुमने बहुत कर दिया है और मेरी काफी एनर्जी बच चुकी है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। कई घंटों बाद लग किंगडम तक पहुंच जाता है और थोड़ी दूर में खड़ा होकर वो अपने विजन का यूज करके वहां का सारा माहौल देखता है। वो देखता है कि एनिमी फोर्सेस ने किंगडम को घेर लिया है और उनके नंबर 1500 से भी ज्यादा हैं। वहीं वीकॉन की आर्मी में सिर्फ 200 सोल्जर्स हैं और साथ ही वो देखता है कि एनिमी की फोर्सेस में कुछ मैजिक यूजर्स भी हैं जो कि उनके लिए ज्यादा खतरा साबित हो सकते हैं। तो वो उनके थोड़ा और पास जाता है और अपनी राइफल से मैजिक यूजर्स को मारने लगता है, पर वो जल्दी भाप जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और लग की डायरेक्शन में एरोस शूट करने लगते हैं। जिसके बाद वो एक्सप्लोजिव एरोस को यूज करने लगता है, जिसके अंदर वो माना डालकर वहां पर बहुत सारे धमाके करता रहता है। इसी दौरान वो कासल के अंदर एक रूम में डाया को देखता है। वीकॉन की आर्मी रियलाइज करती है कि एनिमीज की फोर्सेस बिखर चुकी हैं, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इसके बाद लग एक डेड सोल्जर को उठा लेता है ताकि वो डाया की डेथ को उसके साथ फेक कर सके। इसके कुछ देर बाद वो डाया के रूम तक पहुंच जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि दिया अपने फादर के साथ थी। लग को देखकर डाया बड़ी खुश होती है और जाकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद उसका बाप खुद को काउंट वीकॉन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद लग उन्हें दिया की डेथ को फेक करने का प्लान बताता है। इसके बाद वो बताता है कि उसे अपने सोल्जर से क्या क्या चिल्ला के बताना है, जिसके बाद वो उसके रूम में आग लगा देगा और वो सभी लोग इस डेड बॉडी को दिया समझेंगे। इसके बाद दिया खिड़की खोल देती है ताकि सोल्जर्स उसकी आवाज सुन सके, लेकिन तभी लग सेंस करता है कि उनके आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है। तभी एक माना से भरा हुआ बड़ा सा स्पेयर उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर लग उसको खिड़की से दूर हटाता है। जिसके बाद वहाँ एक धमाका होता है और रूम का एक हिस्सा भी उड़ जाता है, पर किसी तरह वो सभी लोग बच जाते हैं और लग देखता है कि उनके सामने एक हट्टा कट्टा सा नाइट खड़ा था। गुस्से में लग उसके ऊपर हमला करने के लिए उसी कैनन को समन करता है और जब वो इससे उसके ऊपर हमला करता है वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो नाइट अभी भी सही सलामत खड़ा था और उसके सर पे बस हल्की सी चोट लगी थी। लग जब अपने विजन का यूज करता है वो देखता है कि नाइट का माना और फिजिक
फिजिकली वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि शायद उसके पास रेज मोड स्किल है। लग काउंट से कहता है कि उसके ऊपर कोई भी हमला काम नहीं करने वाला। वीकॉन उनसे कहता है कि वो दिया को लेकर यहाँ से चले जाएं क्योंकि अब वो उसकी डेथ को फेक नहीं कर सकते, तो अब उन्हें ही उससे लड़ना होगा। लेकिन तभी वो नाइट अनाउंस करता है कि जिसने भी उसके ऊपर हमला किया था वो उसके साथ डुएल करना चाहता है क्योंकि उसे उसकी ताकत बड़ी कमाल की लगती है और अगर वो सामने नहीं आया तो वो यहाँ मौजूद सभी लोगों की जान ले लेगा। और अगर लग डुएल को जीत जाता है तो वो अपनी फोर्सेस के साथ यहाँ से चला जाएगा और दोबारा कभी वीकॉन पर हमला नहीं करेगा। जिसके बाद नाइट खुद को सटेंटा मैग्नस नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उसकी एबिलिटीज को देखकर लग को लगता है कि वही वो हीरो है जिसके बारे में महा ने उसे बताया था। लग जानता है कि वो उससे लड़ाई में नहीं जीत सकता, पर अब भागने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। जिसके बाद लग अपने मैजिक से एक बड़ी सी बुलेट बनाता है जिसके बाद वो उसे आसमान में भेज देता है। ये सब देखकर दिया को फिक्र होने लगती है और वो उस गधे से कहती है कि वो अपनी मौत के सामने ना जाए, लेकिन लग उससे कहता है कि वो कोई नाइट नहीं है, वो एक असासिन है और वो असासिनेट ही करने जा रहा है। वो दिया के फादर के साथ सटेंटा से मिलने चला जाता है जिससे वो कहता है कि अगर वो जीत गया तो वो अपने प्रॉमिस को पूरा करे। लेकिन सटेंटा को लगता है कि लग का जीतना तो नामुमकिन है, लेकिन लग को पूरा यकीन है कि वही जीतने वाला है और वो अपने मन में उस मेटल के नीचे गिरने का काउंटडाउन करने लगता है। जिसके बाद वो उसका और ज्यादा टाइम खराब करता रहता है और दिया के फादर को वहां से पीछे हटने को कहता है। वो बकबक करता रहता है और कहता है कि जब ये सिक्का जमीन पर गिर जाएगा उनकी बैटल शुरू हो जाएगी। लेकिन जब वो नीचे गिर रहा था सटेंटा को पता ही नहीं लगता कि ये सब चीजें सारी डिस्ट्रैक्शन है और जैसे ही वो सिक्का जमीन पर गिरता है वो बड़ा सा मेटल ऑर्बिट से सीधा उस नाइट पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहां इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि ये एक न्यूक्लियर वेपन से कंपेरेबल है। लग को इस वेपन के बारे में अपनी पिछली जिंदगी से पता लगा था जब एक कंट्री सैटेलाइट से बड़े मेटल्स को डायरेक्टली नीचे गिराने का वेपन बना रही थी और वो कभी उसे परफेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि एयर फ्रिक्शन की वजह से वो वेपन हवा में ही खत्म हो जाया करता था। लेकिन लग इस चीज को यहाँ बड़ी आसानी से कर सकता है क्योंकि वो अपने मैजिक से उसकी एयर रेजिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि दिया और उसके फादर को एक मैजिकल शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वहीं उस धमाके की वजह से लग भी उड़ता हुआ पीछे जाता है और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। दिया जिसे कि जरा भी चोट नहीं आई थी उसके पास आती है। लग को होश आ जाता है और ये देखकर वो उसे गले लगा लेती है। इसके बाद लग अपने घर में वापस पहुंच जाता है जहां टार्ट और उसकी मॉम उसका स्वागत करती है। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं और लग के फादर उसे बताते हैं कि हीरो उनके किंगडम में पहुंच चुका है। ये सुन के लग हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि सैटांटा ही हीरो है। आगे उसके फादर बताते हैं कि हीरो के आने का मतलब है कि जल्द ही डीमन लॉर्ड भी उनके सामने आएगा। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कैरेट से एल्वन कैसल में पहुंचता है जिसका नाम लॉर्ड अपोना है और यही इस दुनिया का हीरो है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।